से उभरेगी मध्य प्रदेश में। जहाँ तक हमारा कार्य क्षेत्र की बात हो, वहाँ नतीजे हर चुनाव में स्पष्ट और अच्छे निकले हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव की बात हम लोग करें, चाहे नगर पालिका नगर निगम की चुनाव की बात हम करें, हर क्षेत्र में नतीजे अच्छे रहे। सर क्या क्या सोचते हैं सर कि राहुल गांधी की जो अब टीम है, अब समय आ गया है कि राहुल गांधी को टोटली पूरा फ्री हैंड दिया जाना चाहिए? ये निर्णय राहुल जी स्वयं, सोनिया जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व साथ में मिलकर करेगा। इस पे मैं अपने तरह से टिप्पणी करूं, ये उचित मैं नहीं मानता। बहुत लोग इस पर अनेक प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कि अपने कार्य क्षेत्र में और अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएं, और वे निर्णय जो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाते हैं उस पर हम टिप्पणी न करें तो ज्यादा उचित होगा और कांग्रेस पार्टी के हित में होगा। चलिए, पार्टी निर्णय करेगी, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की भूमिका क्या होती। लेकिन आप क्या बदलाव देख रहे हैं राहुल गांधी में पहले और अब? मैंने ये सदैव सोचा है और माना है कि राहुल जी की सोच विचारधारा स्पष्ट है। उनकी नीति देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, और उसी नीति के आधार पर पहले हमने उनको पूरे देश भर का दौरा करते हुए देखा है, और इस बार लोकसभा में उनका प्रदर्शन हम देख रहे हैं। वे जब बोलते हैं तो वे सीधे दिल से बोलते हैं, दिल की बात करते हैं और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। मतलब अगर मोदी मन की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी दिल की बात कर रहे हैं। जो आक्रामक तेवर हैं कांग्रेस के, अब वो जारी रहेंगे निश्चित। केवल दिल की बात नहीं करते राहुल जी, वास्तविकता की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं। माने राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण विधेयक की जो बीज बोई गई थी वो राहुल जी के द्वारा ही बोई गई थी भट्टा परसौल के बाद। चाहे रोजगार गारंटी की बात आप करें तो 200 जिलों से बढ़ाकर 600 जिलों तक बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया था वो राहुल जी के नेतृत्व में लिया गया था। तो राहुल जी की सोच और विचारधारा जन कल्याण, विकास और प्रगति के साथ मिली हुई है, और भाजपा और नरेंद्र मोदी की सोच विचारधारा केवल मार्केटिंग और विदेश भर में घूमना, अपना मार्केटिंग करने के लिए और इश्तिहार देने के लिए, वही उनकी सोच विचारधारा है। पिछले 12 महीनों में एक भी नई योजना नहीं निकली जो जन कल्याणकारी हो। विकास और प्रगति की हम बात करते हैं, किसानों का हाल आप बेहाल देख रहे हो, इंटरनेट की स्थिति आप देख रहे हो, तो चारों तरफ आप देखो तो केवल यूपीए की योजनाएं चल रही हैं, उनमें भी उन्होंने कटौती कर दी। 32% जो राज्यों को राशि दिया जाता था और 10% जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए राशि राज्य सरकारों को दी जाती थी, उसको मिलाकर उन्होंने 40% कर दिया, और ढिंडोरा पीट रहे हैं जैसे कि उन्होंने राज्य सरकारों को ज्यादा राशि दी है। तो बात इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क, और केवल इनका मार्केटिंग है, जिस मार्केटिंग को राहुल गांधी जी ने सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। सर, राहुल गांधी में जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं, आक्रामक तेवर जो कांग्रेस के हैं, क्या इससे कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? ये राहुल जी का सोच विचारधारा और उनका संकल्प कांग्रेस के अच्छे दिन या बुरे दिन की बात की नहीं है। उनका संकल्प है देश में अच्छे दिन आने चाहिए, देश की जनता, देश के बाहुल्य जनता के लिए अच्छे दिन आने चाहिए। हर वर्ग, हर शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अपने आप को अवसरों का भंडार उसे मिल पाए, यही उनकी सोच और विचारधारा है, और देश के लिए समर्पित भाव के लिए कार्य करने की उनका संकल्प है। सर, ये राहुल गांधी के लिए एक और अच्छा मौका है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में रहते हाथ बंधे रहते हैं, अब बहुत कुछ बहुत करीब से देखा है। सत्ता में रहकर उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों की शुरुआत की है। तो जब वे सत्ता में थे, वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, लेकिन जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक उन्होंने पहुंचाया। चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे रोजगार गारंटी की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चारों तरफ से अगर आप देखो, और जब विपक्ष में बैठे हैं तो जरूर विपक्ष की भूमिका वे निभा रहे हैं। संगठन चुनाव को लेकर गतिविधियां शुरू होने वाली हैं, क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी हमेशा संगठन के चुनाव के पक्षधर रहे? क्या संगठन चुनाव के जरिए ही वो कमान संभालेंगे या मनोनीत उनको करने की कोई गुंजाइश है? राहुल जी ने तो सदैव चुनाव के आधार पे ही हर चीज पे वे आगे निकले हैं। जहां तक उनका उपाध्यक्ष का भी मुद्दा था, वे भी चुनाव के जरिए
उन्हें चुना गया। पूरी कांग्रेस पार्टी एक मत होकर उनके नाम की घोषणा की गई जयपुर में, और उसी के आधार पे वे उपाध्यक्ष बने। आगे कांग्रेस का क्या रोड मैप है, कम से कम राहुल गांधी को लेकर के? कांग्रेस का हालांकि आप पार्टी फोरम पर इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस का रोड मैप स्पष्ट है कि जनहित और जन कल्याणकारी मुद्दों पर कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी। हर एक राज्य में कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाएगी और उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी अपने हाथ में लेकर करेंगे। सर, राजनीति पीढ़ी बदलाव के दौर से गुजर रही है। बीजेपी में मोदी ने कमान संभाली है, आडवाणी, जोशी जैसे लोग मार्गदर्शक मंडल में सिमट के रह गए। क्या कांग्रेस भी इस पे कोई तैयारी कर रही है? ये मैं नहीं समझता कि ये बार बार हर बार उठाया जाता है। आपकी उपयोगिता नौजवान पीढ़ी या बुजुर्ग पीढ़ी के आधार पे नहीं देखी जाती। आपको जिंदगी में बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे जो बुजुर्ग की तरह कार्य करते हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको जो नौजवान की तरह कार्य करते हैं। तो उपयोगिता व्यक्ति के क्षमताओं के आधार पर की जाती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास एक भंडार है टैलेंट का, क्षमता का, और उस भंडार का सबसे अच्छा उपयोग सोनिया जी और राहुल जी साथ में मिलकर करेंगे। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी हमेशा साथ में रहेंगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा, नेतृत्व भी। लेकिन बात अब प्रियंका गांधी की भी होती है, आवाज उठती है कहीं ना कहीं से, वो अमेठी और पारिवारिक मुद्दे पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। ये मतलब नेहरू गांधी परिवार का पारिवारिक मामला है। बिल्कुल है सर। कहते हैं कि कांग्रेस की अगर कार्यकर्ताओं की आवाज उठती है तो हाईकमान भी सोचता है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये एक पारिवारिक मामला है और ज्यादा बेहतर होगा कि इस मामले पर टिप्पणी करने के बजाय परिवार के ऊपर वो निर्णय उनके ऊपर हम छोड़ें। सर, छोटा सा थोड़ा सा हट के सवाल पूछ रहा हूँ। फिल्म और राजनीति में पता नहीं क्या समानताएं मानते हैं, लेकिन कहते हैं सर हीरो हीरोइन जब भी होते हैं तो अगल बगल में उनके चेहरे डायरेक्टर ऐसे रखते हैं कि हीरो अलग दिखे। सर, राहुल गांधी के साथ आप जैसा चेहरा सदन में रहता है, तो क्या सोचते हैं आप में भी काफी संभावनाएं तलाशी जाती हैं, तो ये चेहरा कहीं मध्य प्रदेश का रुख तो नहीं करेगा? मेरी सोच विचारधारा आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को आप निभाओ। वर्तमान में मेरे पहली जिम्मेदारी सांसद के रूप में क्षेत्र के लिए विकास और प्रगति, ग्वालियर चंबल संभाग के लिए विकास और प्रगति। अगर मध्य प्रदेश में मैं कुछ कर पाऊं तो मध्य प्रदेश के लिए विकास और प्रगति, और संसद में मुख्य सचेतक के रूप में और क्षेत्र के आशाओं और अभिलाषाओं को संसद में मैं प्रकट कर पाऊं। ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और इनको ही मैं निभा रहा हूं। मेरी आदत नहीं है ऊपर देखने के लिए, बाएं दाएं देखने के लिए। मैं नीचे देखकर, जमीन को ताककर अपना कार्य करता हूं। सर, आपने बहुत कुछ अपने पिताजी से सीखा है। हमें गांधी से कोई चीज आपने सीखने की कोशिश की है? जरूर। उनमें जो एक स्पष्टवादी सोच है, उनमें जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उनमें जो एक संकल्प है, और उनमें जो एक स्टैमिना है और कार्य करने की क्षमता है। मैं समझता हूं कि ये सारे गुण हम सबको भी अपने आप में अपनाना चाहिए। सर, राज्यों की राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व कम हो रहा है, चुनाव कई जगह हार चुके हैं। अब आगे जो योजनाएं हैं, जैसे बिहार से शुरू होगा, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, तो क्या सोचते हैं कांग्रेस के लिए अब संभावनाएं कहाँ हैं? अब आप देखोगे कि आने वाले समय में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक करके हर राज्य में हमारे स्थिति में इजाफा होगा, और ये स्पष्ट होगा आने वाले कई राज्य के चुनावों के द्वारा। सर, ये जो राजनीति बदल रही है निश्चित तौर पर, क्या पहले तो ये बताइए, क्या मानेंगे कि नरेंद्र ने जात पात की राजनीति और गठबंधन की राजनीति से देश को मुक्त कर दिया है? मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ने इस देश को किसी बात से मुक्त किया है। उल्टा इन्होंने देश को और जकड़ा दिया है। जो कृषि के उत्पादन की वृद्धि का रेट का दर 4% जो यूपीए सरकार के जमाने में था, आज 11 महीने में 70% गिर के 1.1% पर आ गया है।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में गिरावट आई है, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। सारे निवेशक आज चिंतित हैं। राष्ट्र भर में जो स्थिति है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं जात पात और गठबंधन के बारे में। मैं तो समझता हूं कि वो इस देश की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि आप लोगों के जीवन स्तर को ठीक बनाएं। जो अच्छे दिन का एक संकल्प और आश्वासन आपने दिया था, उस पर तो पूरी तरह से विफल आप 11 महीने में हो गए। सर, पचमढ़ी अधिवेशन में बहुत पहले एकला चलने की बात हुई थी कांग्रेस की। गठबंधन के इस दौर में या जो भी बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस एकला चलेगी या राज्यों में समझौते होंगे? हर एक राज्य में आपकी अलग अलग रणनीति होगी और ये राज्य स्तर की परिस्थिति और राज्य स्तर की आशाओं के आधार पर किया जाएगा। सर, मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर आप क्या बोलेंगे? आजकल बड़ी चर्चा है कि देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। उनका तो विदेश करने का, एक भ्रमण करने की एक आशा और अभिलाषा है, इसलिए इतने देशों में उनका सैर चल रहा है। वैसे कोई प्रधानमंत्री विदेश जाए तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब देश में किसान आत्महत्या कर रहा हो, कृषि का इतनी एक आपातकाल की जैसी स्थिति हो, उस समय में किसानों के साथ उनका दुख बांटने के बजाय अगर विदेश का दौरा किया जाए और अपने मंत्रियों को भेजा जाए, स्वयं प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए हैं? सोनिया जी गई हैं, राहुल जी गए हैं, प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो चुके हैं? सर, वैसे आपकी नरेंद्र मोदी या क्या यूं कहेंगे सीधे प्रधानमंत्री से कांग्रेस की क्या अपेक्षा रहती है? जिस तरह से जब यूपीए की सरकार थी तो विपक्षी दलों से बैठ के बातचीत होती थी, अब जैसे भूमि अधिग्रहण का मामला ही है, आप लोग कहते हैं कि अड़ियल रवैया है, अध्यादेश ला रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ किस तरह से राजनीति बदली? यही तो बात है कि आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबसे हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब राज्यसभा में आपको सामना करना पड़ रहा है हमारे विपक्ष के विरोध का, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई चर्चा नहीं की जाती। जब हम भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आए थे तब 2 साल हमने चर्चा की। सुमित्रा महाजन जी के नेतृत्व में स्टैंडिंग कमेटी ने 1 वर्ष इस पर अध्ययन किया। सुषमा स्वराज जी के जितने भी सजेशंस थे उनको अपनाया गया। अब संवादहीनता की स्थिति है। संवादहीनता मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शून्य संवाद। चलिए सर, जिस तरह से मैं कुछ पिछले सवाल पर ही आ रहा हूँ कि लालू यादव और नीतीश एक साथ दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी ने दूसरे वाम दलों को इकट्ठा किया है और भी दल आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो। क्या कांग्रेस में अब समय आ गया है कि शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए अब उनकी घर वापसी होना चाहिए? वैसे भी आप देखो तो टीएमसी, एनसीपी, कांग्रेस, जनता परिवार, सब एक साथ मिलकर हम लोग संसद में और संसद के बाहर हम लोग कार्य कर रहे हैं। माने ये संदेश है कि भविष्य में मोदी के खिलाफ, पहले कांग्रेस एंटी कांग्रेस माहौल था, अब एंटी बीजेपी। हाँ, यूपीए के समय में भी हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे और आज संसद में भी हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, ये तो दिल्ली की राजनीति हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए फिर पूछूंगा, संभावनाएं क्या है सर? 4 साल अभी और चुनाव के लिए बाकी। मैं समझता हूँ संभावनाएं अपार हैं। कांग्रेस की का साख मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। हम लोगों की स्थिति अच्छी है, लेकिन जरूर इसे और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब साथ मिलकर ये करेंगे। सर, दिग्विजय सिंह अकेले व्यापम के मुद्दे पर हैं या पूरी कांग्रेस उनके साथ है? पूरी कांग्रेस उनके साथ। जब आप लोग प्रधानमंत्री से मिले थे, नरेंद्र मोदी से, उसके बाद भी कोई बात नजर नहीं आ रही है। मामला कितना गंभीर है? अगर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आपने दस्तक दी। मामला बहुत ही गंभीर है और प्रधानमंत्री जी स्वयं ने कहा है कि वे भी इस मामले की जांच करेंगे और हम लोग तो वैसे भी इस कैंपेन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया है। भोपाल में वे एसटीएफ और एसआईटी से मिल भी रहे हैं और इस अभियान को हम आगे ले जाएंगे। जनता के बीच में सर ये मुद्दा क्यों नहीं असर छोड़ पा रहा है? जनता के बीच में भी ये मुद्दा असर छोड़ पा रहा है। अगर आप किसी भी कस्बे में जाओगे तो हर कस्बे का 1 या 2 या 10 या 15 या 100 लोग प्रभावित हुए हैं इस कारण से और इसका पूरा मैसेज जनता के बीच में भी गया है। सर, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, इन दोनों ने जो कदम ताल किया है, इससे संतुष्ट हैं या फिर कहीं
बदलाव की गुंजाइश नजर आती है? नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों अच्छी मेहनत कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश है। फिर अरुण यादव अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूं और ये प्रश्न उनको पूछना पड़ेगा। बस अंतिम कुछ सवाल ऐसे छोटे छोटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दोनों के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आपने बहुत करीब से राजनीति और इन दोनों नेताओं को देखा। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 11 महीनों में केंद्र सरकार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विफल हो चुकी है हर मुद्दे पर। और जहां तक राज्य का सवाल है, हम सबको मालूम है कि कितने कर्जे में राज्य आज डूब चुका है। लोगों को वेतन पिछले 3-4 महीनों से नहीं मिला है। रोजगार गारंटी योजना का भुगतान 500-600 करोड़ रुपए आज तक हमारे सामान्य लोगों को, जन जन को, गांव-गांव में, जिले में नहीं मिल पाया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रेत माफिया और खदान माफिया पूरी तरह से उजागर है। व्यापम का मुद्दा चल रहा है। बोनस की प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में अरसों से चल रही थी, वो एक ही कलम के लकीर सर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं है। तो हर तरीके से राज्य में भी सरकार पूरी तरह से विफल है। तमाम मुद्दे आपने गिनाए हैं सर, मुद्दे बहुत हैं। मान लिया जाएगा कि कांग्रेस के पास क्या मध्य प्रदेश को एक स्वीकार्य चेहरे की दरकार अभी भी है कांग्रेस को? जैसे मैंने कहा, हम सब लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस को हम लोग मजबूत करेंगे। चलिए, न्यूज एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम एक्सप्रेस व्यू में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंधिया जी। ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी ने अब कमान संभाल ही ली है और आप देखेंगे कि सदन के बाद अब सड़क पर राहुल गांधी इस लड़ाई को, खासतौर से किसानों के मुद्दे को आगे ले जाएंगे। और जहां वो कहते हैं बहुत से मुद्दे हैं और समय के साथ आपको कांग्रेस को इस पर ताकत देखते हुए मिलेगी। एक्सप्रेस व्यू के लिए राकेश अग्निहोत्री। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी क्या बड़ा मुद्दा नहीं? सूबे के किसानों का दर्द क्यों महसूस नहीं करती मोदी सरकार? खेत खलिहान में क्यों दफन हो जाता है खुदकुशी का दर्द? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा मध्य प्रदेश के गजेंद्र। देखिए एसपी त्रिपाठी के साथ रात 8 बजे। सबके रखते बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठिया। जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आई। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले। जन जन में पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास। सबके साथ सबके विकास। सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट 9099991000। कॉलेज के लड़का ला टेबलेट और लैपटॉप मुफ्त पढ़त है। युवा मनबर कौशल उन्नयन सबके भाग जगत है। नोनी मन के भविष्य खातिर नोनी सुरक्षा तीर्थ करे बर तीर्थ यात्रा योजना पूरा हो के सियान के सपना। बैंक ले सब्सिडी सुरक्षा मिल गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना छत्तीसगढ़ ला स्वच्छ कराए बर स्वच्छ भारत मिशन चलत है।
गांव घर स्कूल के होगे सफाई, घर घर शौचालय बनते हैं। लोक सुराज अभियान चला के जनता के करी सुधार गा भैया। छत्तीसगढ़ सरकार सबके साथ का विकास। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। सरकार में लोगों के विश्वास की बहाली की प्रचलित धारणा से हटकर मध्य प्रदेश में सरकार ने लोगों पर विश्वास करने की बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए आम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को खुद प्रमाणित करने का अधिकार दिया है। कि हम ये एफिडेविट समाप्त करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त है, अपनी जनता पर भरोसा करो। मुख्यमंत्री के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ विद्यार्थियों और युवाओं को हो रहा है। अब उन्हें अपने एडमिशन, छात्रवृत्ति, गणवेश, किताबें और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने प्रमाण पत्र अटेस्ट करवाने के लिए राजपत्रित अधिकारी के पास भटकने की जरूरत नहीं रह गई है। पहले हम लोग किसी उच्च अधिकारी के पास अटेस्टेड करवाने के लिए जाते थे और हम खुद ही सेल्फ अटेस्टेड के द्वारा अपनी चीजों को प्रमाणित कर सकते हैं। आम लोगों द्वारा भी अनेक सरकारी काम करवाने के लिए अब नोटरी से हलफनामा बनवाना बीते समय की बात हो गई है। अब उनके द्वारा दिया गया स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ही इन कामों के लिए मान्य होगा। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए हितग्राही को आवेदन के साथ हलफनामा पेश करना पड़ता है। अब उनके द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन के साथ देना ही पर्याप्त होगा। किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर खरीदने या उन्हें नोटरी करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे वोटर आईडी, आधार कार्ड, दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं स्वयं के साइन से, बहुत अच्छा है ये योजना। आवेदक को साक्षात्कार अथवा प्रवेश के समय ही अपने मूल दस्तावेज पेश करना होगा। मिलान और पुष्टि के बाद उन्हें उसी समय वापस कर दिया जाएगा। बहरहाल जिन मामलों में कानूनन हलफनामा पेश करने की बाध्यता है उनमें ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा गलत स्व प्रमाणीकरण या घोषणा किए जाने पर उसे दी गई सभी सुविधाएं वापस भी ले ली जाएंगी। साथ ही कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जंगल पर्वत सिर्फ शोभा नहीं, ये धरा की धड़कन है। मानव पशु पक्षियों के लिए सही अर्थ में जीवन है। छत्तीसगढ़ की पहचान अपने जंगलों एवं वन संपदा के लिए है और इन वनों में वास करते हैं वन्य जीव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को करीब से देखने के लिए बार नया पारा अवश्य पधारें। ये पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमें कॉल करें। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर।
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। सिटी एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं आस्था। हाजिर हूं लेकर आपके अपने शहरों की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले सिटी टॉप 10। व्यापक फर्जीवाड़े मामले में दिग्विजय सिंह ने दर्ज कराए एसटीएफ को बयान। एसटीएफ के सोर्स पूछने पर प्रशांत पांडे का लिया नाम। घोटाले से सबक लेकर व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुए बड़े तकनीकी बदलाव। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का दावा, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए लगाए OMR और इमेज स्कैनर। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला। इंदौर में हेलमेट को लेकर आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन। पेंशन को लेकर भोपाल में मंत्री के बंगले पर काली गैंग ने जताया विरोध। जबलपुर कोर्ट के सामने मामूली विवाद पर वकील ने युवक को पीटा। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। बुरहानपुर में ताप्ती का सीना हो रहा छलनी। सरेआम माफिया रेत और पत्थरों की कर रहे हैं खुदाई। अफसरों से आरोप। जबलपुर सेंट्रल जेल में नशाखोरी का खुलासा। सुरक्षा में तैनात 2 जवानों पर ही कैदियों को गांजा सप्लाई करने का आरोप। लीपापोती में लगा जेल प्रशासन। सागर रहली के खेतों में बेकाबू हुई आग। कई खेतों की फसल राख नरवाई जलाने से किसानों ने ही लगाई थी चिंगारी। ग्वालियर पुलिस ने चंबल इलाके से इनामी डकैत घीसा बंजारा को किया गिरफ्तार। घीसा पर था 15,000 रुपए का इनाम। इंदौर में टैक्सी कंपनी की कार लूटी। 4 घंटे तक शहर में घूमते रहे बदमाश। पुलिस कार्रवाई में जुटी। और इंदौर को 2 और नई फ्लाइट की मिली सौगात। 26 अप्रैल से चेन्नई और अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगे विमान। और चलिए सिटी एक्सप्रेस में सबसे पहले देखेंगे खबरें भोपाल शहर से। भोपाल में बावरिया कला में सूदखोरों से तंग होकर लेखराज कुशवाहा नाम के एक व्यापारी ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेखराज के परिजनों के मुताबिक गांव के 4 लोगों से 50 लाख रुपया लेखराज ने लिया था। वो 1 करोड़ रुपए दे चुका है, लेकिन अब भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए और लेना बताए जा रहे हैं। 2 सूदखोर बुधवार को घर पहुंचे और उन्हें धमकाया, साथ ही बच्चों को भी देख लेने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने जहर खाने की पुष्टि की है। तो अभी पॉइजनिंग के मामले में हॉस्पिटल में भर्ती है। तो छापरा पुलिस की तरफ चल रहे टीए खुद इस मामले को देख रहा है। जहर खाया करके बता रहा है। क्या वजह है क्या वजह नहीं है, कोई दूसरा मामला तो नहीं है, पैसे के लेन देन की मामला या कोई दूसरा वजह तो नहीं, कि पूरे जांच कर रहे हैं। भोपाल में मायके से ससुराल जाने के लिए मना करने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी और 5 महीने की बच्ची को चाकू मारकर घायल कर दिया और बाद में उसने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मृतक दीपक ने पत्नी और बच्ची को अपने मायके में साली के सामने चाकू मारा था, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। मृतक युवक की साली ने बहन और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक मृतक मनी तिवारी का परिवार बिहार का रहने वाला है, जबकि दीपक का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। परिवार सतलापुर मंडीदीप में किराए के मकान में रहते थे।